मैं कम इन? प्लीज कम इन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। एक छोटा सा परिचय दें आप अपना, बिना अपना नाम बताएं। मैंने 10वीं कक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया केकड़ी अजमेर से की है। मैंने 12वीं कक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी से की है। ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया है सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। 2018 में मैंने बीएड की है और 2020 से मैं वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। उसके अलावा मेरी हॉबी है पोइट्री पढ़ना और वेब सीरीज और मूवीज़ देखना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी सर। का जब नाम आता है तो संयोगिता का नाम भी अटैच जी होता जी है। जी जी। वो कहानी बताएं क्या है। संयोगिता जो जयचंद जी थे उनकी पुत्री थी कन्नौज के शासक, और उन्होंने जो है उनको स्वयंवर से एक तरह से प्रेम विवाह किया था संयोगिता जी और पृथ्वीराज चौहान ने। उसके कारण जो जयचंद जी है वो नाराज हो गए थे और बाद में उन्होंने एक तरह से मोहम्मद गौरी के समय फिर उन्होंने मुखबिरी की थी, उनकी सहायता की थी। इतिहास में जब गद्दारी का नाम आता है तो दो लोगों का नाम आता है। जी सर। एक तो जिसने रॉबर्ट क्लाइव से लड़ाई की थी, दूसरा जयचंद। जी सर। जयचंद का नाम क्यों आता है? जयचंद ने एक तरह से जो किले में जो है एक तरह से किले की जो सुरक्षा, नहीं सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नहीं, बट आप सोचिए, आराम से सोचिए, जवाब दीजिए। सर शायद जयचंद ने एक तरह से पृथ्वीराज चौहान के मुखबिरी की थी, एक तरह से जो गुप्त सूचनाएं वो देती थी, इस वजह से जयचंद का नाम लिया जाता किसको भेजी थी सूचना? है। मोहम्मद गौरी जी। ओके। चांद बरदाई का नाम सुना है जी आपने? सर। चांद बरदाई ने एक कविता लिखी थी जी सर। जिसपे उन्होंने कुछ डायरेक्शन बताया था जी और जी 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 प्रमाण जी बताया जी था। जी जी। उसके बारे में बताएं। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आप ये बताएं, आप सेकंड ग्रेड टीचर हैं, जी जी तो क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? जी सर, मैं 6 से लेकर 10 तक मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स पढ़ाते हैं? जी सर। अच्छा। चलिए, मैथ्स में दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है फॉर्मूला, जी सर। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, अगर हिंदी इसका हिंदी अर्थ हो तो। कोई बात नहीं। पोइट्री और लिटरेचर पढ़ना आपकी हॉबी है, जी सर। तो ये पोइट्री किस जमाने की, मतलब अभी रिसेंट या पुरानी या कैसी? जो पिछले सर 100-200 सालों में जो लिखी गई है चलिए, मैं हिंदी तो में। वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। हम्म, किसने लिखी है? सॉरी खूब सर। लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। किसके बारे में लिखी? ये झांसी की रानी के बारे में है। झांसी की रानी जो थी, उनका असली नाम क्या था, पहला नाम? हम्म, लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका सुना आपने? जी जी सर। Fine. मूवीज भी देखते हैं आप? जी सर। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े मूवी स्टार का निधन हुआ, कौन है? श्री मनोज कुमार जी। गुड। चलिए, राजस्थान लौट के आते हैं। जी राजस्थान के मुख्यतः जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जी जिनसे हमें रेवेन्यू मिलती है, जी वो कौन कौन से? सर, राजस्थान कुछ फसलों में प्रथम द्वितीय और तृतीय पर है। अगर मैं प्रथम की बात करूँ तो बाजरा, सरसों, कुल तिलहन इनमें है सर, और मूंगफली एक रेवेन्यू का प्रमुख स्रोत है। गेहूं की भी अच्छी मात्रा है, मक्का है। तो ये सर राजस्थान की कुछ प्रमुख फसलें हैं जो रेवेन्यू का अच्छा स्रोत। खरीफ होता है, रबी होता है, जी तो खरीफ की फसलें कौन सी है, खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की कौन सी है, और एक तीसरा और होता है, वो जायद क्या सर। होता है? खरीफ की फसलें सर मोस्टली गर्मी में बोई जाती है। जिनकी मैं बात करूँ तो जो दालें हैं मुख्यतः मूंग हो गई, उड़द हो गई, इस तरह की जो फसलें हैं, एक तरह से मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये खरीफ की फसलें हैं। और ये मेरी रबी की फसलें जो सर्दी में बोई जाती है सर, जिनमें गेहूँ सरसों मुख्यतः है। और अगर मैं जायद की फसलें बात करूँ तो ये बागवानी फसलें होती हैं सर, जो एक तरह से इसमें जो खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज, ये जायद की फसलें। गुड। एक मोटा अनाज कहलाता है, जी सर। ये मोटा अनाज क्या होता है? ये सर मोटा अनाज एक तरह से उच्च पोषक तत्व युक्त अनाज होता है। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो मक्का, बाजरा, रागी, और एक तरह से ज्वार और जो, ये मोटे अनाज के अब उदाहरण। ये खाना जो है, जो पहले हमारे यहाँ
नॉर्मली गरीब वर्ग खाता था, जी जी अब ये बड़ा फैशनेबल हो गया है जी सर। और इसको प्रमोट करा जा रहा है एज हेल्दी फूड। जी जी। इसमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं? इनमें सर कार्ब्स की मात्रा कम होती है और फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से ये एक तरह से इनको पोषक तत्व, उच्च पोषक तत्वों के रूप में माना गया है, इसलिए इनको प्रमोट किया जा रहा है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और एक तरह से ये मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया था सर। मोटा अनाज का मतलब क्या होगा? बाजरा तो मोटा नहीं होता। जो सर शायद मैं गेस करना चाहूँगा कि मैं जो शायद देर से पचता हो सर, एक तरह से उस सेंस में। चलिए, राजस्थान जो है, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, राजस्थान जो है मुख्यतः डेजर्ट एरिया जी सर। है ना, सूखा ज्यादा है, फिर भी मिल्क प्रोडक्शन में जी इंडिया में इफ नॉट नंबर वन, नंबर टू तो है ही हम, जी जी और काफी वक्त तक हम नंबर वन भी रहे हैं। कहाँ कहाँ मुख्य इसके वो हैं सोर्सेस सर। मिल्क प्रोडक्शन के? सोर्सेज में एक तरह से राजस्थान में जो है कृषि और कृषि क्षेत्र की बात करूँ तो कृषि के साथ साथ पशुपालन का ज़्यादा योगदान है कृषि से भी। और लगभग अगर मैं डाटा की बात करूँ तो लगभग 12% गोवंश है और 7% एक तरह से भैंस है, 84% ऊँट है और 11 से 12% के आसपास भेड़ है। तो ये प्रमुख वो है जो एक तरह से दूध में अपना योगदान देते थैंक यू मैम, प्लीज। आप अजमेर के रीजन से बिलोंग करते हो, तो जी। जब राजस्थान को अपन भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हैं तो जी। कौन से प्रदेश में आता है अजमेर? अरावली प्रदेश। और क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं अजमेर की? अजमेर में मैम अरावली का विस्तार है और अरावली की जो हाइट है वो अजमेर में सबसे कम है। उसके अलावा अजमेर में एक तरह से जो अजमेर के अरावली के अलावा जो एरिया है उसमें वो भूभाग, वहाँ काफ़ी सारी जनसंख्या रहती है। और अगर बांडी, एक तरह से ये बांडी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है अजमेर से, और निकलती है या उद्गम स्थान है? उद्गम स्थान। ठीक है। और कोई चीज, खेती कैसी होती है, जलवायु कैसी है? जी, जलवायु की बात करूँ तो सेमी एरिड जलवायु है मैम। और खेती की बात करूँ तो मक्का, सरसों, गेहूँ, ये प्रमुख फसलें हैं जो बोई जाती है। और ठीक है। अंग्रेजों ने अजमेर को अपना सेंटर क्यों बनाया था, चीफ कमिश्नरी क्यों बनाया था? क्या रीजन था उसके पीछे? मैम उसका कारण मैम ये है था कि जो अजमेर जो एक तरह से इलाका था वो चीफशिप थी अंग्रेजों की, और एक तरह जो मेरों पे नियंत्रण के लिए एक तो उन्होंने अजमेर को सेंटर बनाया था। उसके अलावा वो एक तरह से मिडिल में पड़ता था, जो जिसका सामरिक महत्व था, क्योंकि उस तरफ मेवाड़ था, तो मेवाड़ के लिए दिल्ली का रास्ता होके जाता था। उसके अलावा नीचे मालवा के हिसाब से भी एक तो सामरिक अजमेर से महत्व। थोड़ा इधर उधर भी कर सकते थे ना, अजमेर को ही क्यों चूज किया? 50-60 किलोमीटर इधर या इधर आ सकते थे। मैम हो सकता है उस वक्त अजमेर में किसी एक शासक की अनुपस्थिति नहीं थी, तो संघर्ष के हिसाब से। चलिए ठीक है। 1990 का जो दशक है वो भारत के लिए एक चेंज ब्रिंगर के रूप में देखा जाता है। जी। क्या ऐसे मेजर इंसिडेंसेस हुए थे जिससे? सबसे बड़ा इंसिडेंट तो मैम एलपीजी सुधार हुए थे 1991 में, ठीक है। जिसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खुली, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, एफडीआई विदेशों से आयात होना स्टार्ट हो गया, जो एक आर्थिक क्षेत्र में एक तरह से क्रांति लेके आई भारतीय सरकार। ठीक है। और उसके अलावा 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया, तो वो एक मेजर इंसिडेंट है। और टेक्नोलॉजी के लिए एक सीख मिली थी, और कौन सा था? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा। कारगिल वॉर। कारगिल वॉर 1999 उससे में क्या सर। टेक्नोलॉजी, मतलब क्या झटका लगा था कि हमने जो संचार क्रांति है उसके ऊपर जोर देना शुरू किया? कारगिल में मैम कारगिल के दौरान ये हुआ कि एक तरह से संचार कम्युनिकेशन के प्रॉपर साधन नहीं होने की वजह से जो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन थी या जो आदेश थे वो उचित तरीके से नीचे की जो बटालियन से उसमें नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद में उन्होंने उसमें सुधार किए मैम। ठीक है। आप अभी मैथ्स टीचर जी हो, जी। तो स्कूल में आपके प्रॉपर स्टाफ है? नहीं मैम, वो प्रॉपर तो और कौन से सब्जेक्ट है जो आप पढ़ा लेते हो? नहीं मैम, मेरे पास मैथ्स ही थी। सिर्फ मैथ्स से पढ़ाते हो? हाँ। टीचर की कमी होती है तो थोड़ा साइंस वाइंस नहीं पढ़ा देते? नहीं, साइंस की टीचर है मैम। अच्छा। और 11th क्लास में कभी कभार ज्योग्राफी के लिए दे दिया जाता है। ठीक है। राजस्थान में स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है अभी?
मैम अगर मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से, तो प्राथमिक शिक्षा में ये 14:1 का है और माध्यमिक शिक्षा में 22:1 का है, और जो कि एनईपी के अनुपात 30:1 से काफ़ी बेटर है। काफी बेटर है, ठीक है। आप बॉक्सिंग जो लेजेंड है मोहम्मद अली, जी जी ठीक है, उनको आप एज एन आइडियल देखते हो, क्या जी। है उनकी क्वालिटी जो आप एज एन आइडियल समझते हो उनको? एक तो मैम उन्होंने जो है मतलब उन्होंने स्टैंड लिया मैम, सबसे उसकी उनकी जो चीज़ थी अश्वेतों के खिलाफ जो जो भी अत्याचार हो रहे थे, तब तात्कालिक रूप से उन्होंने स्टैंड लिया और अपना जो ओलंपिक मेडल है वो थेम्स में फेंक दिया था। दूसरा उनका जो बचपन है वो काफ़ी असुविधाओं में निकला था, उसके बावजूद वो एक तरह से लीजेंड के रूप में खुद को स्थापित किया, और एक कॉन्फिडेंस मैम है उनसे। तो बॉक्सिंग को भी फॉलो करते होंगे नहीं आप? मैम, नहीं करते? बॉक्सिंग में कुछ रूल्स होते हैं ना, डूज एंड डोंट्स। सॉरी मैम, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अपन मूवीज की बात करते हैं। आपने जी अपने उसमें बताया था इंटरेस्ट में कि आप वेब सीरीज वगैरह देखनी पसंद जी जी करते हैं। जी तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो कंसेप्ट है, जी उन्होंने जो ट्रेडिशनल सिनेमा है उसके ऊपर बहुत, मतलब पता है ना, बहुत तीखा आघात किया है, जी जी। ठीक है। तो इसके नेगेटिव में तो अपन वो देख लेते हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं इसके? ओटीटी की पॉजिटिव है मैम, एक तो कि एक अच्छा कंटेंट मिला है लोगों को, जो हो सकता है कि सिनेमा सिनेमा में मैम व्यावसायिक बाध्यता ज़्यादा है कि आपको इतना हिट होनी चाहिए। ओटीटी में एक ये है कि एक ऑडियंस की रीच ज़्यादा हो जाती है, जो भी कंटेंट बन रहा है। उसके अलावा जो नए एक्टर्स उनको कास्ट करने में आसान रहती है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जो बात वो सेंसरशिप नहीं होने की वजह से, जो बात वो एक तरह से निर्देशक कहना चाहता है वो बात आसानी से वो कह सकता है। सेंसरशिप नहीं होने के चक्कर में कुछ अश्लीलता, आक्रामकता ये भी तो परोसी जा रही है। जी जी मैम, ये भी पड़ोसी तो क्या उसके ऊपर आप समर्थक हो इसके? नहीं मैम, मैं समर्थक नहीं। ठीक है। आप मूवीज सीरीज वगैरह देखते हो? जी ठीक है। तिहाड़ जेल रिफॉर्म्स के ऊपर अभी एक सीरीज आई है, जी मैम, कौन सी है वो? ब्लैक वारंट। ओके। और 2000 के अंदर एक प्लेन हाईजैक हुआ था, उस पर जी जी मूवी जी, आई थी। IC814 में। Okay. तो आप कौन कौन से ओटीटी सब्सक्रिप्शंस यूज करते हो? मैं एक तरह से अमेजन प्राइम यूज करता हूँ, हम्म। और एक मैं सोनी लिव यूज करता हूँ। बाकी आप अमेजन प्राइम और सोनी लिव यूज करते हो, तो आपने ब्लैक वारंट कैसे देखी? ब्लैक वारंट में मैंने दोस्त से एक तरह से उसका जो सब्सक्रिप्शन था नेटफ्लिक्स का वो लेके देखी। ठीक है, ओके सर। नाटो सुना है इन दिनों काफी चर्चा का जी विषय, जी सर। क्या है? ये सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है, और ये 29 देशों का सदस्य है जो एक दूसरे की रक्षा सहयोग के लिए बनाया गया था सर। कब? ये एग्जैक्ट डेट याद, ईयर याद नहीं। यूक्रेन और रूस का वार इसी को लेकर के है। जी जी सर। यूक्रेन क्या चाहता है, क्यों चाहता है? यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, और जो यूक्रेन की जो सीमाएं हैं वो रशिया तक टच होती है, तो रशिया इसकी एक तरह से खुद पर एक आक्रामकता के इस रूप में इसको देखता है। इस वजह से वो चाहता है कि यूक्रेन नाटो में ना मिले, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया यूक्रेन। रसिया और यूरोप, वैसे यूरोप में ही है रसिया, लेकिन दोनों यूरोप के बाकी देश अलग होते हैं, रसिया अलग होते हैं। इनके क्या इंटरेस्ट टकराते हैं, या हमेशा से ऐसा क्यों है? यूरोप सामान्यतः यूरोप एक पूंजीवादी विचारधारा का देश रहा है, और रशिया एक लंबे समय तक साम्यवादी विचारधारा का देश रहा है, इस वजह से इनके इंटरेस्ट टकराते अभी यूनुस जी जो बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, हैं। जी जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का कोई भी हिस्सा बांग्लादेश समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, जो 7 सिस्टर्स है उनके बारे में। वो क्या क्या सिनेरियो पर बात कहना चाह रहे हैं? सॉरी सर, आप क्वेश्चन रिपीट। 7 सिस्टर्स है अपनी जी जी सर। भारत के जो ईस्ट स्टेट्स हैं, जी जी वो ये कह रहे थे कि भी भारत का कोई भी हिस्सा ये अलग थलग है, समुद्र से नहीं लगता इस एरिए का। उन्होंने ये कहा था। ये सर, ये भारत की संप्रभुता के हिसाब से ये स्टेटमेंट उचित नहीं है सर। नहीं, फिजिकली वहाँ लगता भी नहीं भारत जी का। जी तो वहाँ चिकन नेक, मैं जो बात करना, चिकन नेक का नाम सुना है? क्या जी है, जी क्या जी है? एक छोटा सा एक तरह से गलियारा है जो भारत को, शेष भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। वेरी गुड। और पूरा भारत जुड़ा हुआ है, पूरा भारत जुड़ा हुआ तो फिर वो ये जो कह रहे हैं वो गलत क्या गलत है? है। मतलब ये बात थी सर एक चीज मैं पूछ लूं इनसे, विद योर परमिशन। नहीं सर, इसको, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको और क्या बोलते हैं? सॉरी सर। चिकन नेक सुना है आपने? जी जी। क्या मतलब है उसका? क्योंकि सर एक तरह से जो मुर्गे की जो गर्दन है सर, वो पतली सी होती है जिससे उसका बाकी शरीर जुड़ा हुआ था, तो उस संदर्भ में चिकन नेक बोला गया। तो ये जर्नलिस्ट लोग उसको चिकन नेक भी बोलते हैं, जी मतलब जियोग्राफिकल टर्म टाइप हो गया है। जी जी। यस सर, सॉरी। हाँ नहीं सर, मोस्ट वेलकम।
मणिपुर हिंसा का जो जी क्या ग्राउंड था? वहाँ सिर्फ दो समुदाय है, मैतेई और कुकी। तो उनके बीच में जो सर, मैं अगर माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत हूँ, तो उनमें जो सर मैतेई समुदाय को एक तरह से वहाँ वो पहाड़ी इलाकों में रहती है सर, और कुकी समुदाय ग्राउंड में रहते हैं। तो वहाँ सर पहाड़ी समुदाय है और मैतेई अल्पसंख्यक है एक तरह से, और उन पर उनका रिसोर्सेज पे ज़्यादा हिस्सा है, इस वजह से उनके बीच में नहीं, इश्यू क्या था? क्या बांग्लादेश और मणिपुर का इश्यू एक ही है? नहीं सर। मेरे हिसाब से आरक्षण नहीं है दोनों का एक ही इश्यू। बांग्लादेश जी में जो मूल आंदोलन हुआ वो आरक्षण के खिलाफ हुआ। जी 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 सर। जो भारत जी जी भारत जी ने सर। जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जी जो जी सर। स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बेटों उनका रिजर्वेशन था, फिर हाँ बेटों जी का सर। दिया, फिर पोतों का और दे दिया। जिस सर आधार पर विद योर सदन से ये परमिशन सर, वो 30% रिजर्वेशन हाँ हाँ उनको दिया। नहीं, अभी भी उनका भी बेटे तक तो ठीक है, लेकिन आपने पोतों को भी दे दिया। जी जी दैट वाज द रीजन फॉर दैट कि वहाँ स्टूडेंट मूवमेंट था। और मणिपुर में भी इशू रिजर्वेशन का, ये एक कास्ट को करना चाहती है शामिल, दूसरी कहती है भी जब हमें इस प्रकार से हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने आप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, जी जी तो अभी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। जी साहब ने एक बैच से पूछा था कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बड़ा सुंदर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई स्कूल में कोई टीचर है, बच्चा फेल हो जाता है तो स्टूडेंट की टीचर की जो है वो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल की है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है, अभी एक निर्णय आया ना, उन्होंने ये किसी टीचर की सज़ा दे दी उन्होंने कि रिजल्ट आपका कम रहा, समझा कि डायरेक्टर ने सज़ा दे दी, डायरेक्टर आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, उन्होंने सज़ा दे दी किसी टीचर को कि भाई आपका रिजल्ट कम रहा है इसलिए आपकी इंक्रीमेंट रोका जाता है। वो बंदा गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या कहा, कोई निर्णय पढ़ा आपसे रिलेटेड है इसलिए पूछ सॉरी सर, नहीं पढ़ा मैं। ठीक है। हाई कोर्ट ने ये कहा भी बच्चों को जो पढ़ाना है अब वो एक अलग जॉब है, उसमें आप टीचर को डायरेक्ट नहीं कह सकते कि साहब बच्चा फेल हो गया इसलिए हम आपकी सजा ही देंगे आपको, ये नहीं कह सकते। थैंक यू सर। आप बच्चे को कैसे पढ़ाते हो मैथमेटिक्स, कैसे रुचिकर बना सकते हो? मैं सबसे पहले तो उनको एक तरह से प्रश्न उत्तर पूछता हूँ, एक तरह से उनसे प्रश्न करता हूँ कि ये जो बात, इसके ये जो भी टॉपिक हो, इसके बारे में आप क्या जानते हो। फिर मैं दूसरा कोशिश करता हूँ कि मैं एक तरह से जो निगमन विधि है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को उनसे मैं पूछता हूँ कि जो तथ्य दिए हुए होते हैं, एक तरह से संश्लेषण विधि, जो तथ्य दिए हुए होते हैं उनको मैं इकट्ठा करता हूँ, और उसके बाद में कोई पेरेंट्स आता है और आपके साथ हॉट आर्गुमेंटेटिव जी स्टेज जी पे जी जाता है जी कि जी। मेरे बच्चे को आ नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहे, तो कैसे टैकल करोगे आप? मैं पहले तो अगर वो वाकई उनकी शिकायत अगर ऐसी है और बच्चे, तो मैं न मान लो स्वीकार आपके करूँगा। पास तो एक ही आता है, हर कोई आता है। जी 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 सर। नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि उस बच्चे, अगर मैं सर एक टीचर सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाता है और जिनको विशेष ज़रूरत है उन पर भी ध्यान देता है। फिर भी यदि बच्चा नहीं सीख रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर और विशेष ध्यान दूँ, और अलग से उनको एक तरह से अलग से उनकी जो रेमेडियल क्लास होती है उस तरह। मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है? जी सर, आप 10वीं कक्षा तक जो भी है उसके बारे में। बीएससी की होगी ना आपने तो? जी, विद योर परमिशन सर, के बीएससी की हुए सर मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो जैसे आप मान लो 8वीं 9वीं तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हो। जी सर। तो I इज इक्वल टू 1 + PR की और n होता है, जी n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ का, तो उसको सोल्व करना कैसे सिखाओगे बच्चे को? फिर वो तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, लोग के बगैर सोल्व नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात आप? अच्छा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है पहले ये बता दो। एक तरह से मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस 1 + R/100 उसकी पावर टाइम। पावर हो गई ना? जी जी। अब मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई तो पावर भी ज़्यादा हो गई, जी तो फिर वो हल कैसे करेगा बच्चा? मैं सर 1 + R को उसी लेवल अंदर ही काटने की कोशिश करूंगा कि वो मानो नहीं काटता है, नीचे 100 नीचे होगा, ऊपर गुणा कर देते सर, और नीचे फिर जितनी पावर होती है उसको दशमलव में लेके। लोग थोड़ी पढ़ाते। लोग नहीं, लोग नहीं है सर। नहीं है सर, मतलब उन बच्चों को नहीं सिखाते। 10वीं में तो आ गया होगा। 10वीं में भी नहीं है। 10वीं में नहीं आया, 11वीं 12वीं में आया। जी सर। सेट थ्योरी पढ़ी? जी सर पढ़ी। सेट थ्योरी का कोई एलिमेंट को कब अपने कैसे कह सकते हैं कि ये एलिमेंट सेट थ्योरी इस सेट ए का है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? जैसे डेफिनेशन होती है। जी जी।
तो कैसे पता लगता है? सॉरी सर, ग्रेजुएशन लेवल का है तो मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो राजस्थान के अंदर जो 7 चरण हुए थे उनको मिलाने के, आप अजमेर से हो? जी 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 सर। तो अजमेर लास्ट में मिला। जी सर। अजमेर में कौन कौन से अभी वर्तमान में झील है? एक अन्ना सागर झील है सर अजमेर में। हम्म? अन्ना सागर झील, हाँ, एक हाँ। पुष्कर झील है सर। अच्छा, एक फाई सागर। फाई सागर है, इसका तत्काल नाम वरुण सागर कर दिया गया। क्या वाटर बॉडीज से एटमॉस्फेयर प्रभावित होता है? और क्या अंग्रेजों का ये भी कारण था कि उन्होंने इसको प्लेस को चुना क्योंकि वो गर्म देश से आए थे और यहाँ ठंड चाहिए थी? जी सर, प्रभावित तो करता ही। अजमेर के पास कौन सी ऐसी जगह जहाँ छावनी थी ब्रिटिश? नसीराबाद से। नसीराबाद से। वो तो अजमेर से चिपती है, कितने दूर है? अजमेर से 20 किलोमीटर के आसपास। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, आपसे और क्या सवाल पूछा जाए? आपको बेस्ट मेंस में कौन सा सब्जेक्ट लगा था? मेंस में मेरी हिंदी में थोड़ा सबसे कंफर्टेबल था। चलिए, एक छोटा सा सवाल अपन करंट अफेयर्स पर करते हैं। जी जी सर। अभी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और ये सब में चेंजेस आए हैं। जी जी सर। ये चेंजेस क्यों जरूरी थे? क्योंकि सर ये कानून बहुत पुराने हो गए थे। एक 1873 का कानून था, एक 1907 का कानून था। तो उनमें काफ़ी सारे प्रावधान ऐसे थे जो आउटडेटेड हो गए थे, अंग्रेजों के ज़माने के थे। तो उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची थी। तो वर्तमान कानूनों की एकरूपता लाने के लिए ये कानून लाए गए थे। देखिए, जैसे चोरी अंग्रेजों के जमाने में भी अपराध था, अभी भी अपराध। जी मर्डर तब भी अपराध था, अभी भी अपराध है। जी जी। पर इसके पीछे मानसिकता या फिलॉसफी क्या थी अंग्रेजों के जमाने में और अब? बहुत चेंज आया है। जी सर, तब जो अंग्रेजों के कानून थे उसमें क्योंकि क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहे थे, तो हो सकता है कि जो क्रांतिकारियों के हिसाब से जो लॉ बनाए गए थे तो वो उस वक्त तक प्रासंगिक थे। बाद में क्योंकि चेंज हो गए तो अब वो प्रासंगिक नहीं रहे सर। चलिए, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। थैंक यू। मैं कमिंग। आइए करण नंदन, कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? बहुत अच्छा था। गुड, हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर के क्वेश्चंस का जवाब उतने अच्छे से नहीं दे पाया था, नहीं, मेरा आपने मानना बहुत अच्छे दिए। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको इंटरनेशनल लेवल से क्लासरूम तक लेके गया हूँ। इंटरनेशनल, फिर भारत, फिर राजस्थान, फिर आपका अजमेर और फिर आपके क्लासरूम, वहाँ तक पूछा है मैंने और आपने हर प्रश्न का जवाब दिया है। नहीं, जनरली आपके अच्छा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पॉजिटिव्स की तरफ चलते हैं आप। जी, जी। मतलब यू ड्रेस वेल, थैंक यू। अच्छा आपकी पर्सनालिटी है, बोलने का लेवल, मतलब आवाज़ का लेवल और सब कुछ। कोई हम लोग जैसे प्रॉम्प्ट करते हैं किसी सही जवाब के तो आप थैंक्स बोल के बोलते हैं। ये जनरली चीज़ें हैं जो कि मतलब इम्प्रेसिव होती हैं बोर्ड के लिए। और नॉलेज आपकी ठीक थी, ये सब कुछ बहुत अच्छा। बाय एंड लार्ज। ये खाली आई कांटेक्ट का मेरे ख्याल से आप ज़्यादा ध्यान दें उसका, कि आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए जी बेसिकली, है ना। जब कोई सवाल पूछ रहा होता है तो 100% उसी की तरह जवाब दिए, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। ओके। ओके, जवाब देते हुए लंबा अगर आंसर है तो सभी की तरफ देखें आप, इन्वॉल्व करें सबको अभी। और मैंने जो आपसे सवाल पूछा था लास्ट में, ये क्रिमिनल लॉज और जी ये जी है, जी। देखो इसका आंसर ये है कि वो अपराध तब भी था, अभी भी है, तब भी है, जब भी है। उस जमाने में जो था, द स्ट्रेस वाज मोर ऑन पनिशमेंट। ठीक है, जी कि ये हमारे गुलाम है, लटका दो उनको, ये रहता था। अब जो है स्ट्रेस इज मोर ऑन जस्टिस। सबसे बड़ा ये है जस्टिस कैसे, जैसे कोई छोटा मोटा अपराध किया आपने, कोई जेब काट ली या कोई वॉट एवर स्मॉल थिंग, तो उसमें ये नहीं कि जेल में उठा के डाल दो उसको। उसमें ये आप समाज सेवा करो, 15 दिन के लिए सोशल सर्विस करो, आप कचरा बीनो, ये तो क्या वो सजा भी मिल गई, एट द सेम टाइम कोई इतना बड़ा अपराध नहीं करा है। सेकेंडली, जो लेडीज और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं वो टाइम बाउंड कर दिए गए हैं थोड़े। अदरवाइज क्या चलता रहता फॉर ईयर्स टुगेदर, फायदा नहीं। अभी भी जरा जयपुर का आया, वो कितने साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट का आया है, जी जी।
अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, सजा तो आज तक नहीं हुई है। तो इसलिए बेसिकली ये है फिलॉसफी उसके पीछे, मोर टुवर्ड जस्टिस नॉट टुवर्ड्स पनिशमेंट। थैंक यू सर। एक तो आप बार बार जी बहुत बोलते हो ना, तो थोड़ा या तो हैबिट में है वो, हैबिट में है वो, क्योंकि वो प्रॉपर अटेंशन सुनने वाली वो जैसे देखो वो तो चलो ठीक है, बाकी कोई ऐसा आंसर हुआ जिसके अंदर आपको लाइक अग्री कर जाओ तो आपके नेगेटिव पड़ जाए, आई नहीं मैं यस हाँ यस बोल नहीं वो भी चलो ठीक है, कुछ ऐसी चीज सिचुएशन हम दे दे जिसको आपको डिनाई करना है, लेकिन आप वो जी जी बोल रहे हो तो हमको क्या लग रहा है ये तो आप अग्री कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई करप्शन वाला कोई क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ गया है ना, फिर वहां पे फिर आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे, ये थोड़ा सा अगर ट्राई करना हो सके तो। दूसरा आप थैंक यू जो बोलते हो वो बहुत अच्छा है, हैंड मूवमेंट आप थोड़ा सा भी ठीक है, आप लाइक बहुत ऐसे मतलब जैसे दबा दबा के कर रहे थे इसलिए कि मैं ये थोड़ी सी कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं कोई बात कहता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं एंड अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, मैं उसमें कुछ इनपुट कुछ सुधार मतलब। ये तो देखो वही चीज है कि जितने मॉक दोगे और ये चीज कॉन्शियसली दिमाग में रखो कि मुझे आंसर जो है उसको एंड करना है। कई बार हो सकता है पैनल मेंबर बीच में टोक दे आपको, उसी टाइम रुक जाओ। एक चीज ये है मैम, जैसे जैसे सर ने वो रिजर्वेशन वाली बात की तो मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट याद आ गया, ठीक है, लेकिन और एक होता है मैम सर हिंट देना, और एक होता है कि जैसे सर ने सारी बात मुझे बता दी और जैसे मुझे भी याद आ रही है, तो उसमें फिर मैं क्या करूं, मतलब कि थैंक यू बोला ना आपने बस। अगर उसमें कोई चीज ऐड, जैसे आपने 30% रिजर्वेशन जो ऐड किया ना, तो वो सही था कि विद ड्यू परमिशन सर मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, उसके बाद में अगर दे अलाउ कि हाँ बताओ, तो फिर आप बोलोगे 30% रिजर्वेशन। और एक ग्रेजुएशन जैसे 11th-12th का तो मैं मैथ्स देख लूंगा, मैं उसको पढ़ लूंगा, उसके अलावा मुझे क्या ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़नी चाहिए क्या वापस से? तो नहीं रिजल्ट नहीं, लेकिन आप हर सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा, कई बार बोर्ड मेंबर्स ये पूछ लेते हैं वीडियो पर सर से, अगर सहमत हो सर, आप सहमत होंगे तो क्या पूछा था? जैसे बच्चा जो पढ़ा हुआ होता है जैसे BA MA, तो क्या बच्चे उस चीज़ को पढ़ें? तो नहीं, मतलब मेरा तो ये मानना है कि भी इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने जैसे BSc मैथ कर रहे हो या PCM पढ़ा है, तो आपको इनमें एक एक के दो टॉपिक्स तो आपके यूँ तैयार होने चाहिए। जनरली वो ये पूछते हैं कि आप बताइए कि हम आपका किस में इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में है ना, या फिर वो पूछते हैं बेसिक चीज़। अब आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ ही नहीं सकते, नहीं ज़रूरत है। और आपको ये करंट अफेयर्स भी मैंने पूछा, कोई भी 2 महीने से पुराना नहीं है, आपको सारा अखबार में मिल जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पूछा जो आपको 2 महीने से पुराना हो। मैं वक्त के लिए थोड़ा प्रिपेयर होके आया था, मुझे लगा कि और आप 2 टॉपिक चयन कर लीजिए, और मैथ में थोड़ा बहुत एक आधी चीज़ और पढ़ लीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू।